बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आप लोगों से एक टेस्ट लिया गया था उसी सिलसिले में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उस टेस्ट के सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये था कि देयर आर फ्यू होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज इज ड्यू टू। सही। फिर नीचे ऑप्शन दिए, फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग, आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। सही है। अच्छा सबसे पहले तो होमोलोगस सीरीज के बारे में मैंने एक बात कही थी कि क्या होगा, एक ही फैमिली होगी। सही है। एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। सही है। एक फैमिली कह देते हैं तो मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले मेंबर्स। सही है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? दरअसल सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं अल्कोहल्स की। सही है। अल्कोहल्स का पहला मेंबर हो गया CH3OH। सही है। सेकेंड मेंबर हो गया C2H5OH। सही है। फिर C3H7OH। सही है। तो इसी तरीके कार से इनके तमाम मेंबर्स आप देख सकते हैं मतलब आगे बढ़ते जाना है, 4 कार्बन कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, तो ये अल्कोहल फैमिली रन करती रहेगी। अच्छा चलें, बहरहाल इन सब में एक चीज़ देखिएगा कि इसमें मीथानॉल में एक कार्बन है, इथानॉल में जाहिर सी बात है 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो इनमें एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। सही है। हाइड्रोजन देखें, OH तो दोनों में मौजूद है। सही है, उसको काउंट नहीं कर रहे हम, दोनों में मौजूद है OH। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के अंदर हर मेंबर में क्या होगा, CH2 ग्रुप का फर्क होगा। सही है। मतलब CH2 ग्रुप ऐड करते चले जाइए तो अगला मेंबर आपका बनता चला जाएगा। मतलब समझे कि C3H7 में आप क्या ऐड करेंगे, अगला मेंबर आ जाए, इसमें एक कार्बन ऐड कर दीजिए, C4 7 + 2 9 कर दीजिए। सही है। तो ब्यूटेनॉल आ जाएगा। सही है, फोर्थ मेंबर आ जाएगा। बहरहाल इसका आंसर है फंक्शनल ग्रुप। सही है। क्रैकिंग आप सब जानते ही हैं कि क्या करते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉलर फ्रैक्शंस में या स्मॉल फ्रैक्शंस में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। सही, मतलब क्रैकिंग समझ लीजिए ब्रेकिंग के तौर पर है। अच्छा, आइसोमेरिज्म आप डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल फिर भी इसमें आपको मालूम है कि डिफरेंट कंपाउंड होंगे, सेम फार्मूला होगा। पॉलीमराइजेशन समझ लीजिए कि एग्जैक्टली तो नहीं, बट इन सम सेंस क्रैकिंग का अपोजिट है। क्रैकिंग में आप क्या कर रहे हैं, लार्ज को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होंगे, स्मॉल मोनोमर्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। सही है। चलें, बहरहाल होप सो कि सबको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज फंक्शनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक। सही है। सही है। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिवीजन की थी। सही है। सबसे पहले आपने कहा था ओपन चेन, क्लोज चेन। फिर क्लोज चेन में आपने दो डिवीजन की थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। सही है। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। सही है। यहाँ पे जो जिक्र है वो हेट्रोसाइक्लिक का है। तो अब ये 3 कंपाउंड देके आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक है। सही है। तो अब देखिए, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो इस सिलसिले में अगर आप बेंजीन को देखें तो बेंजीन का फार्मूला सबको ही मालूम होगा, C6H6। सही है। स्ट्रक्चर भी सबको मालूम होगा कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। सही है। बाकी सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है, बाकी और बहुत बातें हैं इसके अंदर। तो सही है, आप सब जानते ही हैं। बहरहाल अगर हम इसको क्लासिफिकेशन में डालें तो ये जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि होमोसाइक्लिक के अंदर आता है। अब हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आपने देखना पड़ेगा किसको, पायरिडिन और पायरोल को, कि ये क्या है। इस बुनियाद पे फिर आप बता सकेंगे कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखें, पायरिडिन क्या है आपके पास, पायरिडिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि बेटा इसका फार्मूला है C5H5N। सही है।
है बेंजीन की तरह ही, मतलब स्ट्रक्चरली अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल बेंजीन की तरह है। बेंजीन का फार्मूला सबको मालूम है, C6H6। उसी तरीके कार से भी बात की थी, स्ट्रक्चर भी मालूम है। तो ये हेक्सागोन बनाया और उसमें हमने अल्टरनेट डबल बॉन्ड शो कर दी। इसी तरीके कार से बेटा ये पायरिडिन का फार्मूला है C5H5N, सही है। तो बनेगा एक हेक्सागोन ही, बट एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन मौजूद होगा, सही है। और बॉन्ड्स जो होंगी डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड वो अल्टरनेट ही मौजूद होंगी, सही है। क्लियर है सबको? अच्छा जनाब आगे बात करते हैं पायरोल की। ये कहाँ लाया करेगा बेटा? ये भी लाया करेगा आपका किसके अंदर? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, सही। तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, नहीं, क्योंकि ये तो होमोसाइक्लिक की लाइन हो गई। हेट्रोसाइक्लिक में अब पहले तो आपने पायरिडिन ऐड कर दिया, अब पायरोल। पायरोल का फार्मूला क्या है बेटा? C4H4NH, सही है। तो पायरिडिन जो था वो एक 6 मेंबर रिंग था। यहाँ पर ये जो है ये 5 मेंबर रिंग है। ये जो आप पायरोल है वो 5 मेंबर रिंग है। देखिए किस तरीके कार से कि ये नेक्स्ट कॉर्नर बचा है, लास्ट कॉर्नर, इसके ऊपर होगा नाइट्रोजन मौजूद, सही है। तो बना 1 2 3 4 5, सही है। तो 5 मेंबर रिंग हो गया, मतलब 4 कार्बन हो गए और एक कॉर्नर पर जो होगा वो नाइट्रोजन मौजूद होगा। और इस तरीके कार से एक पाई बॉन्ड इस तरफ, सही है, ये वाली, और एक पाई बॉन्ड ये वाली, सही है। अच्छा जनाब, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? NH, N के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है, सही है। ये पायरोल है। तो अब देख ले कि इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद है, सही है। होमोसाइक्लिक में क्या होना चाहिए? तमाम पोजीशंस पर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तमाम कॉर्नर्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर बेंजीन में कार्बन 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 कार्बन, सही है। 6 के 6 कॉर्नर पे कार्बन है, सही है। होमोसाइक्लिक को बाज़ औक़ात हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, क्योंकि हमें जो होमोसाइक्लिक मिलते हैं उनमें मेनली कार्बन ही मौजूद होता है तमाम कॉर्नर्स के ऊपर, सही है। अच्छा जनाब, तो इसकी बुनियाद पे आप इसका आंसर तो अब बता ही सकते हैं कि भाई इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कौन है? 1 और 2। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है बी, सही है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनोल्स हैव अ जनरल फार्मूला, सही है। अल्केनोल्स अभी आपने देख ही लिया, सही है। तो भाई पहला मेंबर अभी आपने देखा था CH3OH, फिर क्या बना भाई? C2H5OH, और फिर C3H7OH, सही है। तो अब देखेंगे क्या है, तमाम के तमाम में कार्बन क्या है? C लिख दिया हमने। कार्बन के लिए हम N देख लेते हैं कोई भी। देखें अगर कार्बन यहाँ पर 1 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, सही है। यहाँ पर देखें तो 2 है तो 5 है, सही। तो कोई रिलेशन बन रहा है। C3 है तो H7 है, कोई रिलेशन बन रहा है। सोच पा रहे हैं ये क्या होगा भाई? देखें यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में क्या कर रहे हैं आप? अगर ये 1 है तो इसमें 2 ऐड कर दिया, सही है। यहाँ पर आगे देखें तो 2 है तो इसमें फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 3 है तो 4 ऐड कर दिया, सही है। तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा जो OH के साथ हो। देखें यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें OH शामिल नहीं है, सही। उसके अंदर OH शामिल नहीं है। मतलब इन्होंने क्या किया है, फिर हाइड्रोजन को, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है वो उसको इसी के साथ काउंट किया है। तो देखें अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, CH4O C2H6O, सही है। मतलब पहले हमने करके देखा कि कोई फार्मूला बन रहा है, जनरेट नहीं हो रहा था, सही है। देखिए ना आपने अभी देखें हमने बात की कि CH3 में देखें कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या है? 1 + 2 है। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या है? 2 + 3 है, फिर 4 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सही। एक सीक्वेंस तो बन रहा है, पर देखें यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं या 3 ऐड कर रहे हैं या 4 ऐड कर रहे हैं, तो एक ये जर्नल फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो देखें क्या कर रहे हैं हम, देखें दोबारा इसको बता भी दूंगा कि और आसान तरीका क्या है इसका, सही है। इसको इसके साथ मिला दिया, इसी तरीके कार से OH वाला ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिला दिया, तो क्या बना? C3H8O, सही। तो अब देखें CnH2n
2O, सही है। मतलब देखिए CnH2n + 2O, देखें 1 रखेंगे, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में ऐड करेंगे, 4 बनेगा, 4 बन रहा है। फिर इसी को यहाँ तक के देखिए C2 और 2 2 4, 4 + 2 और ये क्या हो जाएगा 6, सही। और बेटा आसान तरीका तो इसका वैसे ये है कि आपको पता है कि अल्कोहल्स हैं क्या, अल्केनोल्स हैं क्या, कि हो क्या रहा है कि अल्केन फैमिली में से CnH2n + 2 ये अल्केन फैमिली का फॉर्मूला है, सही है। तो होता क्या है कि इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। जैसे अगर आप देखें मीथेन है CH4, क्या करते हैं हम उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए और क्या लगा दीजिए OH लगा दीजिए CH3OH, सही है। तो ये इसका डेरिवेटिव कहला सकता है या कहलाएगा, सही। तो सीधी सी बात हो गई कि सर फिर तो बहुत आसान हो गया कि एक H हटाना है और OH लगाना है। तो CnH2n + 2 फार्मूला है, तो हम क्या कर देंगे CnH2n + 1 कर देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं इसमें से हम। CnH2n + 1 और क्या कर दिया जनाब OH लगा दिया हमने, सही है, OH लगा दिया। ये अल्केनोल्स बन गए, अल्कोहल्स बन गए। पर इस जैसा फार्मूला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, OH की फॉर्म में मौजूद नहीं है। देखें CnH2nO2, CnH2nO, CnH2n + 1 O, सही है। देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कॉपी किए हैं ना, तो ये जो सब्सक्रिप्ट हैं ये दरअसल यहाँ से हट गए, इसमें यहाँ पर इस इनकोडू में सब्सक्रिप्ट की भी फॉर्म में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो इस वजह से इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये n वाली जो चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं सब्सक्रिप्ट में मौजूद हैं, सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई, ऐसे तो क्लियर हो ही चुका है, बता दीजिए जल्दी से। 3 के अंदर देखिए D, सही है, CnH2n + 2O, सही है, यही बनाया था हमने। क्लियर है सबको, चलें जनाब आगे बढ़ते। Question number 4. How many structural isomers are available if one hydrogen in diphenyl methane is replaced by chlorine? तो अच्छा जनाब डाइफिनाइल मीथेन में क्या करें, हर जगह क्लोरीन को रिप्लेस कर दें। तो सही है, सबसे पहले देख लेते हैं डाइफिनाइल मीथेन है क्या, सही है। तो फिनाइल तो सबको मालूम है C6H5, डाइफिनाइल हो गया तो इसका मतलब है कितने C6H5, 2 C6H5, सही है। तो एक यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने फिनाइल और एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, सही है। ये इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं डाइफिनाइल मीथेन। चूंकि मीथेन का जिक्र किया हुआ है, मीथेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक कार्बन के थ्रू एक दूसरे से अटैच है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, सही है। तो बन गया भाई डाइफिनाइल मीथेन। इसमें कह रहा है कि हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और फिर बताओ भाई कि इसके कितने आइसोमर बनते हैं। देखें अब क्या हो सकता है, यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, सही है, मतलब इसको 2 की जगह 1 कर दीजिए और यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, सही है। तो बन गया एक प्रोडक्ट बन गया रिप्लेस बाय क्लोरीन। देखें एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा क्या हो सकता है, देखें आपको मालूम है कि हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इस फिनाइल में हर कॉर्नर पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दें, तो एक ये हो गया, यहाँ वाले को रिप्लेस करके लगा दें, एक ये हो गया, यहाँ वाले को रिप्लेस करके लगा दें, एक ये हो गया, सही। तो 3 तो ये हो गए। अब आप बोलेंगे कि सर नीचे की तरफ भी कर लें, यहाँ रिप्लेस कर दें, यहाँ रिप्लेस कर दें, दो दो ये और हो जाएंगे। नहीं बेटा एक ही बात है, सही है, आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहाँ लेफ्ट वाले पे किया आपने, राइट वाले पे भी कर दीजिए ये सब तो और बन जाएंगे। नहीं बेटा एक ही बात होगी, सही है। तो क्या करें, हम काउंट कर लेते हैं कि देखें आपने यहाँ से रिप्लेस किया तो एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, यहाँ पे रिप्लेस किया तो दूसरा ये बनेगा, यहाँ पे रिप्लेस किया तीसरा ये बनेगा, यहाँ पे किया तो चौथा ये बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 4। तो 4 आइसोमर बनेंगे यहाँ पर, सही।
अच्छा जनाब, नेक्स्ट की तरफ मूव कर दें। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CF4? सही है। ये तो अब देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने का तो है नहीं मामला, क्योंकि मीथेन का स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ते हुए आए हैं फर्स्ट ईयर से ही कि CH4 है, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। सही है। तो CH की जगह CF4 हो गया तो जाहिर सी बात है हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज sp3। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी? मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम है फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉलिबिलिटी भी, रिएक्टिविटी नहीं है। सही है, तो ये भी आसान सा हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 7। क्या कह रहे हैं? मेल्टिंग इज प्रोसेस विच कैन बी स्टेटेड बाय द बिलो स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट। सही, मतलब इनमें से 3 इक्वेशंस जो हैं वो उससे आप मेल्टिंग के प्रोसेस को मेंशन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो बोलने पर किसी एक से नहीं कर सकते। सही, मतलब चेंज फ्रॉम अ हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट टू एन ऑर्डर स्टेट, यही लग रही है भाई। सही है, क्योंकि मेल्ट में आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे पहले क्या होंगे? वो सॉलिड स्टेट में होंगे, ऑर्डर्ड स्टेट में होंगे। सही है, तो डिसऑर्डर्ड हो रहे हैं ना, तो ये तो इस बात का उल्टा कह रहा है कि डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल हमें यही करेक्ट आंसर लग रहा है और यही करेक्ट आंसर है बेटा। देख लेते हैं बाकी भी। चेंज फ्रॉम पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस टू लिक्विड स्टेट, सही है, यही बात होती है। थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ओवरकम द इंटर क्रिस्टलाइन फोर्सेस दैट होल्ड देम, सही है। चेंज फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, सही है। तो भाई ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, BCD। हमने देखनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सही है, जो कि मेल्टिंग को रिप्रेजेंट ना कर रही हो। सही है, तो ये उसकी अपोजिट है बिल्कुल। जनाब 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? सही है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है और सबको ही मालूम है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगा? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी। सही है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो सारे के सारे दिए हैं आपको, उनमें एक तो दे दिया भाई बी ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में आपको पता है 2 ब्यूटाइन कह रहा है। 2 ब्यूटाइन का है भाई 1 2 3 4 कार्बन और दूसरी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। और आपको मालूम है कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर। तो उस केस में तो आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हो गया भाई, बात खत्म। 2 ब्यूटेनॉल, तो भाई 4 कार्बन बना लीजिए सीधे सीधे और दूसरी पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दीजिए। तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सही है, 2 चीज़ आपको मालूम है, डबल बॉन्ड हो या साइक्लिक हो। ब्यूटानल, सही है, ब्यूटानल। अब ब्यूटानल में आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड मौजूद है, नहीं बेटा, ब्यूटानल में डबल बॉन्ड मौजूद है, पर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। या कुछ ऐसे मामलात हों कि कार्बन के वह किसी और से भी अगर डबल बॉन्ड बनती है, बिलफर्ज XYZ, तो उससे 2 ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। सही है, ऑक्सीजन के साथ कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो भाई ब्यूटानल भी आंसर नहीं है, ब्यूटानोल भी आंसर नहीं है, 2 ब्यूटाइन भी आंसर नहीं है। तो सीधा सीधा जवाब है 2 ब्यूटीन आंसर है। 2 ब्यूटीन कैसे भैया, देख लेते हैं। कार्बन 1, बल्कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे आपने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। सही है, क्या होगा भाई? CH3, यहाँ क्या लगेगा? H, यहाँ क्या लगेगा? H। सही है भाई, ऐसे कर दिया। ये आपको मालूम है सिस वाली फॉर्मेशन हो गई। ट्रांस में क्या करेंगे आप? पोजीशन को चेंज कर देंगे, मिथाइल ग्रुप को नीचे कर दीजिए, हाइड्रोजन को ऊपर कर दीजिए।
अच्छा जनाब, ये होगा 8 क्वेश्चंस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H14। सही है, सीधी सी बात है, सबको मालूम है कि सर ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, अल्केन फैमिली का मेंबर है। और अच्छा, इसके साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। सही सही। तो भाई अल्केन फैमिली का मेंबर है और हेक्सेन है। सही है। तो बेटा इसके कितने आइसोमर बनेंगे ये आप ड्रॉ करके देख लीजिए, नहीं तो भैया एक तो स्ट्रेट हो गया। सही है, देख लो भाई, हो गया ये एन हेक्सेन बन गया। 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बन गई, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4। सही है, मतलब देखिए 1 कॉर्नर्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 5 ये हो गए। एक हमने यहाँ पे ये ब्रांच लगा दी। सही, तो दूसरा आइसोमर ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है भाई, आप क्या कर दीजिए, 1 2 3 4। सही, कॉर्नर्स काउंट कीजिए। वैसे तो ये लाइनें तो बन रही हैं 4, पर देखिए ना 1 2 3 4 5 5 बन रहा है। यहाँ पे ब्रांच हमने कहाँ लगा दी, दूसरे पे लगाई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरे पे ब्रांच लगा देते हैं। सही है, अब क्या करें भाई, कुछ और भी कर सकते हैं क्या। हाँ भाई, 1 2 3। अब क्या किया, पहले देखें पूरे 6 की थी ना, 6 में से फिर हमने 5 की बनाई और एक कार्बन को ब्रांच के तौर पे यूज़ किया। अब ब्रांच के तौर पे यूज़ किया था, वो 2 पोजीशन पर आ सकता था, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। सही है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। अब हमने क्या किया, ब्रांच को इस चेन को थोड़ा और छोटा कर दिया, 4 की चेंज कर ली। तो अब हम 2 कार्बन जो है वो ब्रांचिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। सही है, तो 1 2 3 4 और ये दूसरी पोजीशन के ऊपर 2 ब्रांचेस लगी हुई। सही, और क्या कर सकते हैं भाई, दोबारा ये काम कर सकते हैं कि सर क्या कीजिए, क्या कीजिए, आप 4 की ही चेन बनाइए और 2 जो कार्बन हैं उनको ब्रांच के तौर पे यूज़ कीजिए। सही है, तो बहरहाल सबकी नेमिंग आप समझते हैं। ये तो क्या हो गया, एन हेक्सेन। सही है, इसको करेंगे, यहीं से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या बनेगा भैया, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। सही, यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, सीधा सीधा। यहाँ पे कर लेते हैं भाई 1 2 3 4, तो दूसरी पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो पोजीशन को रिपीट करेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटेन। सही, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो दूसरी पोजीशन पे लगा है और तीसरी पोजीशन पे लगा है। सही है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ब्लैक से, लास्ट वाला ही है। सही है, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सही, तो भाई काउंट कर लीजिए कितने बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 5 बन रहे हैं, तो करेक्ट आंसर है 5। अब आप बोलेंगे सर, अब ये जो अमूमन बच्चों का सवाल होता है कि सर पेपर में इतना टाइम कहाँ होगा, क्या करेंगे। तो बेटा देखें, यहाँ पर भी क्वेश्चन देखें और प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें, आसान हो जाएंगी चीज़ें। सही है, जल्दी जल्दी बना लेंगे। बहरहाल अल्केन्स के मामले में यह है कि उनकी चीज़ें आप कुछ याद कर सकते हैं, जैसे हेक्सेन का अब आप जहन में रख लीजिए कि उसके 5 ही बनते हैं। बाकी आप हेप्टेन पे जाते हैं तो हेप्टेन के बनते हैं 9 पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो अब उसके लिए खुद ट्राई कर लीजिए आप। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, C7H क्या हो जाएगा भाई, 16, H हो जाएगा 16। सही है, CnH2n+2 के फॉर्मूले में चीज़ें रखते हुए। सही, तो जनाब ये हो गया, 7 होगा तो 9 आइसोमर्स बनेंगे।
तो आप करके चेक कर लीजिए भाई कि सर 9 कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, हो सकता है अगला सवाल इससे रिलेटेड हो। अब मामला ये है कि बढ़ते जाएंगे ना, कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे तो पॉसिबल आइसोमर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब आप आ जाए अगर ऑक्टेन के केस में, C8H क्या होगा भाई, 16 17 18, C8H18, इसके केस में बेटा आपको मिलेंगे 18 आइसोमर्स। सही है। इसी तरीके कार से C9 के लिए, C9 मतलब अल्केन की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बनेंगे 35 आइसोमर्स। इसी तरीके कार से डिकेन के लिए 10 कार्बन, उसके लिए बनेंगे 75 आइसोमर्स। सही है। तो बहरहाल मुझे तो नहीं लगता है इस हद तक जाएंगे 75 तक, जाहिर सी बात है। बहरहाल पर ये कि किसी भी तरीके कार से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिए किस तरीके कार से आइसोमर्स बनते हैं इनके। प्रैक्टिस करना चाहें तो मुझे तो लगता है कि आपको कर लेनी चाहिए कि 8 तक वाले की तो कर लें बहरहाल, C8H18, इससे कि थोड़ा खुलेगा, समझ में आएगा कि किस किस तरीके से इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। चलें जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एन आइसोमर ऑफ इथानॉल इज, तो ये आइसोमर पूछा इथानॉल का क्या है, तो भैया जनाब इसके अंदर मीथानॉल तो हो नहीं सकता, क्योंकि मीथानॉल आपको पता है CH3OH हो गया, और इथानॉल क्या है आपको पता है CH3CH2OH, एक ही फैमिली के दो डिफरेंट मेंबर है। सही है। तो जाहिर सी बात है आइसोमर तो हो नहीं सकते, क्योंकि कार्बन नंबर ही सेम नहीं है, तो कैसे आइसोमर होंगे। तो भाई पहला तो आंसर है नहीं। दूसरी बात करते हैं डाइथाइल ईथर की। डाइथाइल ईथर अगर आप लोग को याद हो तो भाई ईथर क्या बताया हमने, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कोई डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होंगे, अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे। डाई इथाइल कह रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी C2H5 लगा दीजिए, यहाँ भी C2H5 लगा दीजिए। अब देखिए इथानॉल में 2 कार्बन, यहाँ पे बन रहे 4 कार्बन, तो ये भी इसका आइसोमर नहीं है। अब बात आती है एसीटोन के ऊपर। एसीटोन आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं, मालूम है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप CH3CH3। सही है। अब बात कर लेते हैं डाई मिथाइल ईथर की। सही है, इसमें भी बात क्लियर हो गई ना। देखें वहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन शो हो रहे हैं, 3 कार्बन है इस फॉर्मूले में, तो जाहिर सी बात है आइसोमर नहीं हो सकता। डाई मिथाइल ईथर की बात कर लेते हैं, तो O और क्या बनेगा CH3CH3। सही है। तो दरअसल ये 2 आइसोमर हुए, कौन सा भाई, डाइमिथाइल ईथर और इथानॉल, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर हुआ D। अच्छा इसमें एक बात और ऐड करता चला जाऊँ आपको कि ईथर और अल्कोहल ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। देखें इसकी एक बात और समझ लीजिए कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला है, जिनको अल्केनोल्स कहते हैं, CnH2n+2O, तो ये इसका जर्नल फार्मूला है, और यही जर्नल फार्मूला ईथर्स का भी है। देखिए आप जरा फार्मूले पे ये चीज़ पूरी उतर रही है नहीं उतर रही। डाई मिथाइल ईथर, कार्बन 2, और हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, क्योंकि देखिए ना फार्मूले में जब आप लिखेंगे C2 क्या होगा, 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6O। सही, कंडेंस फार्मूला दोनों का सेम बनेगा। सही, क्योंकि जर्नल फार्मूला दोनों का सेम है। तो एक बात याद रखिएगा कि अल्कोहल और ईथर आइसोमर होते हैं, बट क्या होने चाहिए, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल रखें दोनों के अंदर। सही है, मतलब इथानॉल में भी 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं। सही है, कार्बन नंबर सेम होनी चाहिए, जब जाके ये क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।